हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सर्फ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सर्फ क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोग जैव प्रोग्राम का एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था आपका पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। पिछली क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिक चीज़ों को पढ़े थे और अब मैंने इसको आपको एलिमेंट्री क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? मुख गुहा पढ़ लिए थे। मुख गुहा में जो हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे दांत वगैरह, हमारे जीभ, टंग या फिर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास को हम लोग बिना देरी के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सब जुड़ जाइए आज की क्लास में और इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर देंगे। इन तीन कामों के बगैर आप इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए मैं कंप्लीटली पेड बैच को फ्री लेके आया हूं। तो आपके लिए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए हम लोग बिना देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका लेक्चर नंबर 2 है इस पाचन तंत्र का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर आपका भी लक्ष्य अगर 450 प्लस का है तो आप सर्फ क्लास के साथ बने रहिए। आपको डेली साइंस की क्लास रात को 10 बजे मिलेगी और आपकी मैथ्स की क्लास डेली रात को आपको कितने बजे होती है? रात को 8 बजे होती है। तो आप रात को 8 बजे और रात को 10 बजे हमारे साथ सर्फ क्लास के साथ जुड़ना न भूलें। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका भाई इनायत। चलिए हम लोग बिना देरी के इसकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल एलिमेंट्री कैनाल में बकल कैविटी यानी मुख गुहा को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ग्रास नली। इसको हम लोग ओसोफेगस भी कहते हैं। आखिर ये ओसोफेगस होता क्या है वो आप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको। हमारा यहाँ क्या होता है? ये होता है मुख गुहा। इसको हम लोग पढ़ लिए थे। मुख गुहा में हम लोग दांत पढ़ लिए थे। दांत के साथ साथ हम लोग टंग यानी जीभ और सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे 3 होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स 3 जोड़ी में होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है। और ये जो पार्ट होता है आपका यहाँ से माउथ के बाद से ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ आमाशय के पहले तक ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका ग्रास नली। क्लियर? ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका ग्रास नली। इस ग्रास नली में आपका कोई इसका पाचन में रोल नहीं होता है। देखिए हमारे मुंह में पाचन स्टार्ट हो जाता है, हल्का सा पाचन स्टार्ट हो जाता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, जो क्या होता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आज ग्रास नली यानी एसोफेगस। यह पूर्णतः जो कंप्लीटली होती है, किसकी? इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं होता। ये कंप्लीटली क्या होता है? मांसपेशी से बनी होती है, मांस से बना होता है, एक संरचना होता है। आपको कोई पूछे कि जो एसोफेगस जो ग्रास नली होता है वो पूर्णतः किसकी कौन सी संरचना होती है? तो वो एक मांसपेशी संरचना होती है। क्लियर? इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग कितना? 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। हमारे जो टोटल ये जो एलिमेंट्री कनाल यानी हमारे जो आहार नाल होते हैं, ये आहार नाल ये कुल लगभग 9 मीटर लंबा होते हैं। उनमें से ये जो हमारी ग्रास नली होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है आपकी? इस ग्रास नली की लंबाई होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है हमारी? वो होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। और ये कहाँ से होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं ओसोफेगस यानी ग्रास नली। ठीक है। ये केवल भोजन को आमाशय तक, ये क्या? ये सिर्फ रास्ता है, ये खाना को पचाता नहीं है। खाना हल्का सा पचना, कार्बोहाइड्रेट का पचना मुंह में स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ये रास्ता हुआ आमाशय तक पहुंचाने के लिए, हमारे भोजन को पेट तक आमाशय तक पहुंचाने के लिए सिर्फ रास्ता है। आमाशय तक पहुंचाने के लिए क्या करता है? एक रास्ता प्रदान करता है। ये पाचन में इसका कोई रोल नहीं रहता है एसोफेगस में। हाँ, ये पाचन क्रिया का एक उसके अंग में आता है, लेकिन इसमें पाचन का कोई इसका रोल नहीं रहता है। इसका आमाशय तक से पहुंचाने के लिए क्या करता है? ये रास्ता प्रदान करता है। ये सिर्फ भोजन को मुख गुहा से लेके आमाशय तक पहुंचाता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है, कोई बात मैंने आपको बताया। और इसमें देखिए, इसमें जो खाना आता है, देखिए खाना अगर इस पार्ट से अगर कुछ नहीं नॉर्मली अगर खाली रहता तो क्या? अगर यहाँ छोड़ते तो डायरेक्ट यहाँ क्या? यहाँ गिरता, धराम से गिरता। कैसे गिरता? धराम से। तो ये खाना अगर धराम से अगर यहाँ तक गिरता तो क्या हमारे आमाशय में चोट पहुंचती, जख्म होता? तो इसको धराम से नहीं गिरने के लिए क्या करते हैं? इसमें कौन सी गति होती है? कर्मानुकुंचन। कर्मानुकुंचन गति क्या होती है? जैसे खाना यहाँ आया
तो ये अगर खाना यहाँ से यहाँ आया, अब ये वाला पार्ट सिकुड़ जाएगा, ये वाला फैल जाएगा, सिकुड़ को इसको थोड़ा सा आगे धकेलेगा, फिर अब यहाँ वाला पार्ट, इसका पीछे वाला पार्ट सिकुड़ेगा और यहाँ इधर आगे फैलेगा, तो फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर सिकुड़ना फैलना सिकुड़ना, सिकुड़ते फैलते इसको धीरे धीरे, मतलब क्या होता है कि अगर ये इस तरह, ये अगर ये क्या है ग्रास नली है, तो ये वाला पार्ट यहाँ दबता है सिकुड़ता है, तो आगे वाला पार्ट फैलता है तो उसको थोड़ा सा आगे धकेल देता है, फिर उसके पीछे वाला पार्ट सिकुड़ता है, आगे वाला फैलता है तो उसको फिर थोड़ा सा आगे धकेल देता है। इस तरह की गति को हम लोग कहते हैं, कौन सी गति, इसको हम लोग कहते हैं कर्मानुकुंचन गति। क्लियर? इस तरह की गति को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मानुकुंचन गति, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। और इसी के कारण क्या होता है, भोजन ऊपर से नीचे की ओर, यानी हमारे स्टमक यानी हमारे आमाशय तक पहुंचता है। ग्रास नाली में कोई किसी को दिक्कत, किसी तरह की थोड़ी सी भी दिक्कत? अब इसको आप ग्रास नाली में आपको क्या क्या याद रखना है कि इसकी जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ये सिर्फ आमाशय तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, एक रास्ता प्रदान करता है। ये आमाशय तक, इसका पाचन क्रिया में कोई रोल नहीं होता पाचन में। और इसमें जो खाना जो होता है, देखिए खाना, इसमें जो खाना था वो क्या कहलाता है, मुंह में सलाइवा के मिलने के बाद जो खाना है वो क्या क्या कहलाने लगता है, वो कहलाने लगता है बोलस। और इस बोलस को सिर्फ क्या करता है, वो आमाशय तक पहुंचाता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। आपको याद इसमें क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि ग्रास नाली में भोजन का पाचन नहीं होता है, और यह केवल सिर्फ क्या है, परिवहन मार्ग है, ये सिर्फ उसको रास्ता देता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये था हमारा ग्रास नली। अब बात करते हैं हम लोग आमाशय। हमारा जो अंदर वाला पार्ट होता है, जैसे हम लोग अपने देखते हैं ना बाहर वाला, तो उसको वो आमाशय नहीं होता, उसके अंदर वाला पार्ट को आमाशय कहते हैं। जो बाहर होता है उसको हम लोग कहते हैं उदर। जो हमें बाहर से दिखता है पेड़ में वो कहलाता है उदर। आप सुने होंगे लंबा हो जिसका उदर, वो क्या कहलाता है, लंबोदर। तो स्टमक क्या होता है, हमारा उदर के अंदर वाला पार्ट को हम लोग स्टमक कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, एक जे टाइप का संरचना होता है, इस तरह से जे टाइप का संरचना होता है हमारा आमाशय। तो उदर गुहा में स्थित जे आकार की क्या होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। एक किस तरह की संरचना होती है, तो ये एक जे आकार की थैलीनुमा यानी एक कैरी की संरचना होती है। यहाँ भोजन का क्या होता है, भोजन का भंडारण होता है, यानी वहां भोजन क्या होता है, काफी देर तक वहां, लगभग हमारा भोजन 3 से 4 घंटा वहां तक रहता है हमारे किसमें, आमाशय में। यहाँ भोजन का क्या होता है, भंडारण होता है, वहां आके जमता है, वहां आके रुकता है खाना, मंथन वो, और थोड़ा सा फिर पाचन भी होता है। और पाचन कैसे कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आमाशय के 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका, ये वाला पार्ट कहलाता है आपका, देखिए ये पार्ट आपके इधर से यहाँ दिल जुड़ा हुआ रहता है, इस साइड यहाँ दिल रहता है, तो इस दिल के नजदीक पड़ता है, इसको दिल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी से रिलेटेड नाम इसका है क्या, कार्डियक। कार्डियक, इस वाले पार्ट को दिल के नजदीक है इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक। आमाशय के 3 भागों में पहला वाला भाग कार्डियक कहलाता है, दूसरा वाला पंडिक भाग कहलाता है, और तीसरा वाला पाइलोडिक भाग कहलाता है। नाम याद होगा आपको, कौन कौन सा नाम है, कार्डियक, पंडिक और तीसरा पाइलोडिक भाग। इन तीनों भाग में कोई दिक्कत? अब ये जो कार्डियक भाग है, ये कार्डियक भाग क्या करता है, हमारे आमाशय से क्या स्रावित करता है, ये कार्डियक भाग से हमारा क्या होता है, HCl, यानी इस HCl को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसी HCl को। तो ये वाला जो हमारा कार्डियक पार्ट होता है, ये क्या करता है, ये हमारे आमाशय से क्या रिलीज करता है, क्या स्रावित करता है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है। अब बात आती है कि हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बहुत क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है, लेकिन ये हमारे पेट में अगर रहता है तो फिर हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। बनता है ना कि अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो ये हमारे लिए खतरनाक होगा, और ये अगर हमारे लिए खतरनाक है तो फिर हमें पेट के अंदर रहने के बावजूद भी हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है, हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता, आमाशय को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है। देख रहे होंगे आप, हमारे जो आमाशय में एक इधर लेयर बनी हुई रहती है, इस HCl को हमारे आमाशय से सेपरेट करने के लिए एक यहाँ लेयर बनी हुई रहती है, और लेयर किस चीज की बनी हुई होती है, इस लेयर को हम लोग यहाँ कहते हैं म्यूकस, तो हिंदी में भी म्यूकस कहते हैं। तो क्या होती है, इस आमाशय में एक पतली सी परत बनी हुई रहती है, इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकस, और यही परत क्या करता है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमारे आमाशय से अलग रखता है। क्लियर माय पॉइंट। और तीसरा वाला पार्ट है हमारा क्या, पाइलोडिक पार्ट, जो क्या करता है, इस छोटी आंत से हमें, इसके आगे क्या होती है, इसके आगे हमें छोटी आंत रहती है, इस छोटी आंत से इस आमाशय को कौन जोड़ता है, तो ये जोड़ता है हमारा पाइलोडिक भाग। क्लियर।
अब कार्डियक भाग की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, HCl अम्ल को स्रावित करता है और हमारे आमाशय में अम्लीय वातावरण बनाता है। आप कभी कभी देखे होंगे, कभी कभी आपको अगर फ्री का खाना मिल जाता होगा, मैं तो नहीं करता हूँ, शायद आप लोग करते होंगे, अगर हमें कभी अगर फ्री का खाना मिल जाता है, हमें क्या करते हैं, ज्यादा ठूस लेते हैं। देखिए जिस तरह का खाना रहेगा उस तरह का HCl स्रावित होगा। हमारा ये कार्डियक भाग क्या करेगा, हम थोड़ा खाना खाएंगे, थोड़ा है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करेगा, ज्यादा खाना खाएंगे तो ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करेगा। तो कभी जब हमको फ्री का खाना मिल जाता है हम ज्यादा ठूस लेते हैं, ज्यादा ठूसने से क्या होता है कि ये HCl ज्यादा स्रावित करना पड़ता है किसको, कार्डियक को। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हमारा जो डगार आने लगता है तो वो क्या होता है, खट्टा खट्टा सा आने लगता है, ये आप नोटिस किए होंगे। तो ये HCl ही जो ज्यादा बन जाता है, इसलिए हमें खट्टा खट्टा डगार आता है। फिर हम इस डगार को खत्म करने क्या करते हैं, ये HCl है, ये अम्ल है। तो आपको पता है कि अम्लों को उदासीन बनाने के लिए इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, इसमें हम लोग को क्षार मिलाना पड़ता है, तभी ये उदासीन होता है। फिर आप लोग एंटासिड वगैरह लेते हैं, जैसे इनो वगैरह लेते हैं। यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग फंडिंग भाग की। ये क्या करता है, भोजन को स्टोर करके रखता है, भोजन को रोकता है, और जिस तरह से भोजन रहता है उस तरह से अपना क्षेत्रफल बढ़ाता है। आपने थोड़ा खाना खाया, पेट नॉर्मल रहेगा, आपका क्या है, फंडिंग वाला भाग नॉर्मल रहेगा। आपने ज्यादा खाना खा लिया तो उसको भी तो हटाना चाहिए ना, ज्यादा खाना खा लिया ऐसा थोड़ा नहीं कि आपको वो फट के बाहर भेज देगा, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, अपने अगर ज्यादा खाना खा लिया तो उसको क्या करता है, अपने उस साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेगा। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा, हम लोग का क्या है, पाइलोडिक भाग। अब ये पाइलोडिक भाग क्या होता है, ये पाइलोडिक भाग हमारा जठर रस को स्रावित करता है। ये पाइलोडिक भाग क्या करता है, हमारा जठर रस को स्रावित करता है। और इस जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इस जठर रस में हमारे 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा, एक होता है हमारा पेप्सिन एंजाइम और दूसरा होता है हमारा रेनिन एंजाइम। मैं फिर से रिपीट करता हूँ आमाशय को। आमाशय एक जे आकार के संरचना, थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ऊपर जो दिल के पास रहता है, जो हमारे दिल के पास रहता है उसको उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कार्डियक पार्ट। दूसरा होता है हमारा फंडिक पार्ट और तीसरा होता है हमारा पाइलोडिक पार्ट। कार्डियक पार्ट क्या होता है, ये हमारा HCl को स्रावित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है। कोई फंडिक पार्ट की बात करें, फंडिक पार्ट क्या करता है, हमारे भोजन को स्टोर करके रखता है, और जिस हिसाब से हमारा भोजन रहता है उस हिसाब से अपना क्षेत्रफल, अपना साइज बढ़ा लेता है। तो तीसरी बात करें, तीसरा होता है आपका पाइलोडिक भाग। पाइलोडिक भाग में क्या होता है, हमारे पाइलोडिक भाग में क्या होता है कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए, इसको हमारे आमाशय को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होता है कि ये जठर रस को स्रावित करता है। ये किसको स्रावित करता है, हमारा पाइलोडिक भाग जठर रस को स्रावित करता है। और जठर रस में क्या 2 एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक पेप्सिन, दूसरा रेनिन। याद रखना कौन सा एंजाइम, एक पेप्सिन और दूसरा रेनिन। क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि आमाशय के तीनों भागों को नाम लिखें। बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि आमाशय के तीनों भागों का नाम लिखें और उनका कार्यक्रम लिखें, मतलब उसका क्या काम होता है, उसको के कामों को लिखें। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम कार्डियक भाग को डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारा जो कार्डियक भाग है, ये जो कहाँ रहता है, जो दिल के पास रहता है, ये वाला पार्ट, इसको हम ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक भाग। कार्डियक भाग में ऑक्सीजनेटिक कोशिकाओं यानी ऑक्सीजनेटिक सेल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। मैंने आपको बताया क्या, हमारा जो कार्डियक भाग होता है ये क्या करता है, HCl को स्रावित करता है। और HCl स्रावित कौन करता है, इसमें कौन से सेल पाए जाते हैं, इसमें सेल पाए जाते हैं ऑक्सीजनेटिक सेल्स। तो क्या करते हैं, हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है, यानी ऑक्सीजनेटिक कोशिकाओं द्वारा हमारा HCl अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित किया जाता है। क्लियर ये पॉइंट। अब ये HCl का काम क्या होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो हम लोग खाना खाए तो क्या हुआ, हम लोग खाना खाए तो हमारा क्या हुआ, खाना खा लिए तो मुंह में चबाए तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा सलाइवा हुआ। सलाई में हमारे 2 एंजाइम्स पाए जाते थे। तो एक एंजाइम कौन सा था, हमारा लाइसोजाइम एंजाइम था। याद आपको आया होगा पिछली क्लास में। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता था कि हमारे खाने के साथ जो बैक्टीरिया गया मुंह में तो उसको मुंह में ही मार देता था। लाइसोजाइम क्या करता था, हमारे खाने को जो मुंह में, जो हमारे खाने के साथ जो बैक्टीरिया गया उसको मुंह में ही मार देता था। लेकिन वो 100% बैक्टीरिया को नहीं मार पाता था। उसमें से जो बैक्टीरिया अगर बच जाता था तो वो हमारे आमाशय में आता था। आमाशय में आने के बाद जो हमारा जो पेट, हमारा जो ये
कार्डियक भाग जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उस बचे हुए बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है, नष्ट कर देता है, तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। क्लियर? तो ये क्या करता है, ये HCl जीवाणुओं को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। और भोजन को क्या कर देता है, मैंने आपको बताया कि ये हमारा आमाशय का कार्डियक भाग जो ये भोजन को हमारा अम्लीय बना देता है, हमारा एसिडिक बना देता है हमारे भोजन को, जिससे कभी कभी ज्यादा अम्ल बनने से हमें क्या आता है, हमें डकार आने लगता है, खट्टा खट्टा। और ये हमारे जो एंजाइम है उसकी क्रिया को स्पीड कर देता है। अम्लीय क्यों बनाता है, ताकि हमारे जो एंजाइम है वो काफी अच्छे से काम कर सके, उसकी क्रिया जो वो तेजी हो सके, बढ़ सके। क्लियर? तो हमारा 3 काम क्या क्या हो गया, हमारा अब कौन सा एंजाइम को सक्रिय बनाता है, तो ये हमारे पेप्सिन को सक्रिय करता है। पहला है तो ये जीवों को मार देता, नष्ट कर देता, तबाह कर देता है। दूसरा हमारे ये पेप्सिन को सक्रिय कर देता है। और तीसरा काम क्या करता है, हमारे खाने को ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ये था आपका कौन सा, ये था आपका आमाशय का कार्डियक भाग का काम। अब बात करते हैं हमारे आमाशय के फंडिक भाग का काम। फंडिक जो भाग है, फंडिक पार्ट, इसका काम क्या होता है। फंडिक पार्ट भोजन को अधिक समय तक आमाशय को रोक कर रखता है। हमारे भोजन क्या होता है, अभी हम तुरंत खा ले, आधा घंटे में पच गया, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना कि खाना खाएं, आप कुछ कर रहे हैं तो तुरंत आधा घंटा में 10 मिनट में खाना पच गया, ऐसा नहीं है। हमारा कुछ भी आप खाएं 3 से 4 घंटा कम से कम वो पेट में स्टोर रहता है, पचने में 3-4 घंटा लग जाता है। तो फंडिक पार्ट क्या करता है, ये भोजन को अधिक समय तक 3 से 4 घंटे तक आमाशय में रोक कर रखता है। ये हमारा जो फंडिक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, इसमें वलन होते हैं, यानी रग पाई जाती है जिन्हें संरचना कांटेनुमा होती है। अब देखिए इसमें ये रग क्या होता है, इसमें हमारे जो ये वाला पार्ट है, ये फंडिक पार्ट, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें रग पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, ये किस तरह की संरचना होती है, कांटेदार होती है। आप कभी कभी नोटिस किए होंगे। और यही क्या करता है, ये भोजन को हमारा स्टोर करता है, भोजन को हमारा जमा कर रखता है। अब मान लीजिए आपको बहुत देर से आप खाना नहीं खाए होंगे, आप सपोज कीजिए मान लीजिए बहुत देर से आप खाना नहीं खाए हैं, तो क्या होता है, आपका कभी पेट दर्द करने लगता है। आप कहते हैं पेट में चूहा कूद रहा है, तो वो पेट दर्द करना, पेट कब दर्द करने लगता है, जब ये जो हमारा रग होता है, ये रग, ये हमारा क्या करने लगता है, ये कांटेनुमा होता है, ये हमारे पेट में चुभने लगता है, इसीलिए हमारे पेट दर्द करता है और हमें एहसास होता है कि हमें भूख लगी है, भूख से हमारा पेट दर्द कर रहा है। क्लियर? तो बहुत देर हम खाना नहीं खाने पर हमारे जो पेट में दर्द होता है, तो इसी रग के चुभने से, क्योंकि ये नुकीला होता है, तो इसी के चुभने से हमारे पेट में दर्द होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पेट में चूहा कूद रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये पेट की सतह का क्षेत्रफल को बढ़ाता है। हमारे जो पेट में हमारे जो पेट के सतह है, जैसे इसमें हम लोग मान लें थोड़ा सा खाना खाए तो ये इसका क्षेत्रफल सही रहा। मान लें हम जो अभी ये जो एरिया है, इस एरिया में मान लेते हैं कि हमारा आधा केजी खाना आ सकता है। हमने खाना 750 ग्राम खा लिया, तो क्या आपको इसको हटाना चाहिए, क्योंकि स्टोर कर रखता है। तो ये क्या करेगा, इस हिसाब से अपने साइज को बढ़ा लेगा, ये इंक्रीज कर लेगा अपने साइज को, बढ़ा लेगा। क्लियर ना पॉइंट? तो ये पेट की सतह को, क्षेत्रफल को अपना बढ़ाता है। भोजन को समायोजित करने के लिए, भोजन को अपने आप अंदर रखने के लिए, पेट को फैलने देना तथा भोजन पचाने के लिए उसे रोक कर रखना, दोनों कार्य होता है इसका। ये क्या करता है, भोजन को पचने के लिए अपने अंदर भोजन को जमा करके रखना, ये भी काम होता है। और दूसरा क्या होता है कि जिस हिसाब से भोजन है उस हिसाब से अपना आकार को बदल लेना। याद आपको क्या रखना, याद रखना कि भूख लगने पर जो हमारा रग होता है वो हमें चुभने लगता है। यही कारण है कि खाली पेट पर चुभन जैसा महसूस होने लगता है। यही बात मैंने आपको पीछे बताया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको अगर पसंद आया हो, आपको लग रहा है कि अगर फ्री में इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, बस वीडियो को एक लाइक कर देंगे। बस एक लाइक ही मांग रहा हूँ। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और चैनल पर अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और ये सब चीज मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ सिर्फ आप सबके लिए, ताकि आप भी क्या करें, आप भी अपने बोर्ड में टॉपर बने, आप भी 450+ मार्क्स लाएं और अपने गांव, अपने शहर का नाम रोशन करें। क्योंकि आपका रिजल्ट से बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी नहीं होती है। पैसा क्या, पैसा आते रहेंगे जाते रहेंगे, फी आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आपका जो रिजल्ट है, आप ऐसा नहीं कि बार बार बोर्ड एग्जाम देंगे, आप बस एक बार एग्जाम देंगे और इसी एक बार में आपको 450+ मैं दिला कर रहूंगा। आप अगर सब क्लासेस का जुड़ रहे हैं, वादा कीजिए कि आज से आप सब क्लासेस तक जुड़े रहेंगे। चलिए, दूसरा हो गया, हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग कार्डियक पार्ट पढ़ लिए, हम लोग
फंडिक पार्ट पढ़ लिया। हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे कौन सा, पाइलोडिक पार्ट, यानी पाइलोडिक भाग। ये पाइलोडिक भाग, पाइलोडिक भाग में जठर ग्रंथियां होती है। मैंने आपको बताया कि पाइलोडिक भाग में जठर ग्रंथियां होती है, क्या जो क्या करता है, जठर रस को स्रावित करता है। पाइलोडिक भाग में जठर ग्रंथियां होती है, हमारे पाइलोडिक भाग में जठर ग्रंथियां होती है, इसको हम लोग पाइलोडिक ग्रंथि भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको पाइलोडिक ग्रंथि भी देखने को मिल जाएगा। तो हमारे पाइलोडिक भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, और ये जठर ग्रंथियां क्या करती है, ये जठर ग्रंथियां हमारे जठर रस को स्रावित करती है। और इस जठर रस में हमारे दो, ये जो जठर ग्रंथियां ये दो जठर रस स्रावित करता है, इसमें तो हमारे दो एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें पहला एंजाइम आपका पाया जाता है इसमें पेप्सिन, और दूसरा रेनिन, दूसरा रेनिन, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है पेप्सिन और दूसरा रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, हमारे पेप्सिन हमारे पेट में जो हम जो खाते हैं तो उसमें प्रोटीन मिल जाता है, तो उस प्रोटीन का पाचन कौन करता है, उस प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। हमारे आमाशय में तक खाना आ गया, हमारे आमाशय तक खाना आने के बाद, क्योंकि मुंह में हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, वो पूरा नहीं हुआ था, आंशिक रूप से हुआ था, तो उस खाने में जो बोलस आया हमारे पेट में, हमारे आमाशय में, तो आमाशय में आने के बाद क्या होता है, उसमें पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। किसमें, हमारे जो जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि इसमें क्या पाए जाते हैं, जठर रस पाए जाते हैं। हमारे जठर ग्रंथि में जठर रस पाए जाते हैं, और ये जठर रस में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक पेप्सिन और एक रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, इसलिए कमेंट में बताएंगे। तो पेप्सिन क्या करता है, हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है, हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। वही रेनिन की बात करें तो रेनिन हमारा दूध का पाचन करता है। आप देख रहे होंगे, कभी बच्चे में देखे होंगे कि बच्चा दूध को आसानी से पचा लेता है। बच्चा, हम लोग अगर और समय समय रहते हुए आप देखेंगे कोई बूढ़ा आदमी है जो दूध को नहीं पचा पाता है, तो उम्र के साथ साथ ये जो हमारा रेनिन है, ये वाला, ये जो रेनिन है, ये उम्र के साथ साथ धीरे धीरे बनना कम हो जाता है, ये एंजाइम धीरे धीरे कम स्रावित होने लगता है। तो बचपन में बच्चे में बहुत ज्यादा ये रेनिन पाया जाता है, इसलिए बच्चा क्या करता है, कोई किसी चीज को पचा पाए या नहीं पाए, बच्चा किसी भी चीज को पचा पाए नहीं पाए, लेकिन एक बच्चा क्या करता है, ये दूध को आसानी से पचा लेता है। क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर रेनिन पाया जाता है, काफी मात्रा में रेनिन पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है, इसी वजह से बच्चा दूध को आसानी से पचा लेता है। और धीरे धीरे उम्र बढ़ते हुए ये रेनिन कम होने लगता है, इसलिए अब एक बूढ़ा आदमी सही से क्या करता है, दूध को पचा नहीं पाता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। अब बात करते हैं, ये जो हमारा पेप्सिन है, ये पेप्सिन क्या करता है, हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का क्या डायरेक्ट पाचन कर देता है, नहीं, प्रोटीन का हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पाचन इसमें नहीं होता है। ये प्रोटीन के सामान्य, ये प्रोटीन जो है, ये किसका ये जो पेप्सिन है, ये वाला पेप्सिन, ये किसका, प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन भोजन में जो हमारा प्रोटीन होता है उसको डायरेक्ट पाचन नहीं करता, ये प्रोटीन को पहले किसमें, हमारा जो ये पेप्सिन है, मैं लिख दे रहा हूं इधर, पेप्सिन जो है, ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये हमारा प्रोटीन का पाचन करता है, और ये प्रोटीन को डायरेक्ट पाचन नहीं करता। ये पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है, इस प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन्स में। इस प्रोटीन को किस में बदल देता है, ये पेप्सिन इस प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। क्लियर, प्रोटीन को ये पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स में बदल देता है। अब बात करते हैं हम लोग रेनिन की, इस रेनिन की। तो ये क्या होता है, ये दूध पचाने में सहायक होता है, ये दूध में पचाने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो और ये बच्चों में सबसे ज्यादा अधिक स्रावित होती है। यह केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराक एसिड में बदल देता है। क्लियर, ये जो हमारा केसिन प्रोटीन है, ये रेनिन क्या करता है, इस केसिन प्रोटीन को हमारा किसमें बदल देता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। और आपको एक चीज याद रखना है कि हमारा जो पेप्सिन और रेनिन है, दोनों किसमें पाए जाते हैं, दोनों हमारे जठर रस में पाए जाते हैं। और ये जठर रस किससे स्रावित होता है, हमारे जठर ग्रंथि से स्रावित होता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। आपको इस YouTube में इस तरह का प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट नहीं मिलेगा फ्री क्लास में, अब पेड क्लास लेंगे तब भी इस तरह का शायद कि आपको कंटेंट मिल जाए। इसलिए बस एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मांगता हूं मैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना कोई फी ना कुछ। अब बात करते हैं जो हमारा जो इस तरह से हमारा खाना था, ये हमारा मुख गुहा था। यहाँ ये मुख गुहा से खाना है, हम चबाए, उसके बाद एसोफेगस से हमारा, तो चबाने के बाद जो खाना बचता है, ये खाना क्या कहलाता है, ये खाना कहलाता है आपका बोलस।
ठीक है। ये खाना आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है बोलस। ये बोलस इधर से आता है, आने के बाद हमारे आमाशय में इसमें क्या प्रोटीन वगैरह का पाचन होता है। प्रोटीन में पाचन होने के बाद यहाँ से फिर जो छोटी आंत में जाता है, तो ये पाचन होने के बाद अब ये खाना क्या कहलाता है, ये खाना कहलाता है आपका काइम। यह खाना अब क्या कहलाता है, आपका काइम कहलाता है। आमाशय में काइम कहलाता है। फिर ये क्या करता है, ये ऐसे ऐसे करके फिर ये छोटी आंत में जाता है। ठीक है। और यही खाना जब छोटी आंत में आ जाता है, यहाँ पाचन होने के बाद जब छोटी आंत में इसका पाचन हो जाता है, तो छोटी आंत में आने के बाद फिर वही काइम क्या कहलाने लगता है, ये कहलाने लगता है आपका काइल। जब मुख गुहा में पाचन होने के बाद क्या कहलाता है, वो कहलाता है बोलस। स्टमक में क्या कहलाता है, वो कहलाता है काइम। और छोटी आंत में कहलाता है वो काइल। बोलस काइम काइल, बोलस काइम काइल, बोलस काइम काइल। क्लियर। देखिए जब मुंह में रहता है तो ये बोलस कहलाता है, जब पेट हमारे आमाशय में रहता है तो ये काइम कहलाता है, जब छोटी आंत में रहता है तो ये काइल कहलाता है। मैंने आपको पीछे क्या बताया कि ये जो आमाशय है हमारे, इस आमाशय में इस तरह की एक पतली यहाँ झिल्ली लगी हुई रहती है, जो क्या करता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे आमाशय को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए जो हमारा एसिड होता है या अम्ल होता है, ये अम्ल क्या करता है, हमारे पेट को जला नहीं देता। क्योंकि अम्ल तो क्या करता है, किसी भी चीज को जला देता है। तो हमारे ये आमाशय को क्यों नहीं जला पाता, क्योंकि यहाँ एक पतली सी झिल्ली रहती है, वो क्या करता है, हमारे पेट को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि आमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है। हमारे जो आमाशय की जो दीवार होती है उस पर एक चिपचिपा सा आवरण पाया जाता है, जिसे हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, म्यूकस झिल्ली कहते हैं। इसी की वजह से हमारा आमाशय सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं अगर हम छोटी आंत की, तो टोटल हमारा आहार नाल कितने का होता है, लगभग 9 मीटर का होता है। और इसमें से सबसे ज्यादा लंबी कौन सी होती है, छोटी आंत सबसे लंबी अंग होती है। ये लगभग छोटी आंत सिर्फ 6 से 7 मीटर का होता है। देखिए नाम इसका छोटा है, छोटी आंत, लेकिन ये सबसे लंबी है। और बड़ी आंत इससे, नाम उसका बड़ी है लेकिन वो इससे छोटी है। तो बड़ी छोटी आंत की अगर हम बात करें, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, लगभग 6 से 7 मीटर होता है। इसको अगर फीट की बात करें तो ये 20 से 23 फीट का होता है। छोटी आंत 6 से 7 मीटर का होता है। इसकी लंबाई की बात करें फुट में तो वो कितना होता है, 20 से 23 फुट। वहीं अगर बड़ी आंत की, इसका नाम सिर्फ बड़ा है लेकिन इसका काम बड़ा नहीं है, तो ये 1.5 फीट का लगभग होता है, 1.5 मीटर का होता है। और फीट में बात करें तो लगभग ये 5 फीट का होता है। और पूरा आहार नाल लगभग ये 9 मीटर का होता है, जिसको हम लोग फीट में 32 फीट कहते हैं। क्लियर माय पॉइंट। जिसकी लंबाई कम उसका नाम बड़ी आंत, जिसकी लंबाई ज्यादा उसका नाम छोटी आंत। क्लियर है तो छोटी आंत, लेकिन ये सबसे लंबी है। अब बात करते हैं हम लोग लिक्रित, यकृत यानी लीवर और पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर की। यकृत की अगर हम बात करें तो ये मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि। देखिए आपके बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको ये ऑप्शन में आया होगा कि बहुत सारा, उसमें से एक ऑप्शन क्या था कि लीवर, यकृत। यानी यकृत हमारे शरीर की, हमारे मनुष्य के शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसी यकृत को आप जो कहते हैं कलेजा, जिगर के टुकड़े, वही जिगर कलेजा, इसी यकृत को ही हम लोग कहते हैं। क्लियर। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब बात करते हैं, ये पित्र जूस को निर्माण करता है। ये क्या करता है, ये पित्ररस यानी बाइल जूस का निर्माण करता है। हमारे लीवर क्या करता है, हमारा यकृत क्या करता है, हमारा यकृत वो निर्माण करता है किसका, बाइल जूस का, यानी पित्तरस का निर्माण करता है। जैसे हमारा, जैसे ये अगर मैं अगर बताऊं आपको, यहाँ जो हमारा क्या है, स्टमक है, इसी जगह यहाँ एक इस तरह से यहाँ लीवर लगा हुआ रहता है। और यहाँ इस तरह से पत्ते के आकार का यहाँ रहता है, हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। और यहाँ एक रहता है पित्ताशय, गोल ब्लैडर, यहाँ पित्ताशय रहता है, एक थैली नुमा रहता है। ये हो गया आपका क्या, लीवर, ये वाला, ये हो गया पित्ताशय, और ये हो गया आपका पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। क्लियर। तो बता दिया आपको। तो क्या करता है, हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी लीवर। और यही लीवर क्या करता है, अब किसका निर्माण करता है, ये लीवर निर्माण करता है आपका पित्तरस का। और ये पित्तरस कहाँ जाकर स्टोर होता है, कहाँ जाकर रुकता है, ये इसका
जमाव कहाँ होता है, तो इस पित्तरस का जमाव होता है पित्ताशय में, हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं, हम लोग क्या, गॉल ब्लैडर। क्लियर। अब गॉल ब्लैडर की बात करें तो पित्ताशय क्या करता है, नाशपाती के आकार का होता है, इस सेम टू सेम किसके आकार का होता है, ये नाशपाती के आकार की थैली होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाली, ये पित्ताशय जो होता है इसमें से क्या, यकृत से हम क्या निकलती है हमारी, यकृत से निकलती है हमारी पित्तरस, यकृत से हमारी क्या निकलती है, पित्तरस, और ये पित्तरस कहाँ जाकर जमा होता है, ये पित्तरस जमा होता है आपके इस गॉल ब्लैडर में। तो वही चीज यहाँ वही पॉइंट कह रहा है कि पित्ताशय हमारे नाशपाती के आकार की थैली होती है, और जिसमें क्या होती है, यकृत से निकलने वाली जो हमारी पित्तरस होती है वो जमा होता है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। हमारे आमाशय के पीछे लगा हुआ रहता है क्या, लीवर, इसको हम लोग यकृत कहते हैं। यकृत कौन सी जूस को निकालती है, कौन सी रस को निकालती है, तो यकृत निकालती है हमारी पित्तरस को, और ये पित्तरस कहाँ जाके जमा होती है, तो ये पित्तरस जमा होती है आपके पित्ताशय में। और ये पित्ताशय किस तरह के आकार की होती है, तो ये पित्ताशय हमारे नाशपाती की आकार की होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कमेंट बॉक्स में बताएंगे यस और नो, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। अब दूसरा पॉइंट, पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। हमारा जो ये पित्त रस होता है ये क्या होता है, ये पीले हरे रंग का क्या होता है, ये क्षारीय द्रव लिक्विड होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, इसका पीएच मान होता है 7.7। देखिए, एक होता है 7, एक होता है 7 से ज्यादा, और एक होता है 7 से कम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 7 से कम, एक होता है 7, एक होता है 7 से ज्यादा। जो 7 से कम होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका अम्ल, ये अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका क्षारीय। क्लियर। तो हमारी जो पित्त रस होती है ये किस कलर की होती है, हल्के पीले हरे रंग की कलर की होती है। हमारी पित्त का रस होता है ये किस कलर का होता है, हल्का पीले हरे रंग कलर का होता है, रंग का होता है। और जिसका पीएच मान 7.7 यानी 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा, ये होगा आपका क्षारीय। और ये क्या करता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। देखिए हमारा क्या था, हमारा खाना एसोफेगस से आया, ये हमारे स्टमक में आया, ठीक है। यहां से जो खाना आया स्टमक, तो ये हमारे इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट था, पहला कार्डियक पार्ट था। ये क्या करता था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकालता था, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकालता था। ये जो अम्ल निकलता था ये क्या करता था, इस खाना को क्या अम्लीय बना देता था। अम्लीय इसलिए सिर्फ बना देता था क्या, ताकि क्या करे, पेप्सिन क्या करे, आसानी से काम कर सके, वो सक्रिय हो सके। पेप्सिन को सक्रिय करने के लिए हमारे खाने को अम्लीय बनाता था। लेकिन सिर्फ अम्लीय बनाने से हमारा खाना पच जाएगा, नहीं। फिर इस अम्लीय को हटाने के लिए क्या होता था, यहाँ जो हमारा इस तरह का जो हमारा यहाँ लीवर लगा हुआ है, ये लीवर किसको एक नली इस तरह जुड़ी होती है, तो ये लीवर क्या करती है, हमारी पित्त रस को निकालती है। इससे क्या निकलता है, लीवर से हमारा यकृत से पित्त रस निकलता है, वो जाके कहाँ स्टोर होता है, यहाँ एक नाशपाती रूप का क्या होता है, थैलीनुमा संरचना, जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं। इस पित्ताशय से एक नली जुड़ी हुई रहती है जो क्या स्टमक में आती है। तो ये क्या करती है, इस अम्लीय को ये अम्ल और क्षार मिल जाता है, तो फिर इसको क्या कर देता है, इसको ये उदासीन बना देता है। लेना पॉइंट, ये सुन लो। तो ये भोजन के माध्यम को क्या बनाता है, ये क्षारीय करता है। पित्ताशय जब पथरी स्टोन बन जाती है तो वह ठीक नहीं हो सकती, इसलिए पूरे पित्ताशय को निकाल दिया जाता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि पित्ताशय में हमारा पथरी जम जाता है, स्टोन जम जाता है, तो वो क्या होता है, स्टोन जम जाने से वो अगर ठीक नहीं पता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी काट के हटा देते हैं। हमारा जो अगर ये पित्ताशय है, इस पित्ताशय में क्या होता है, कभी कभी अगर हमारा स्टोन जम जाता है, पत्थर बन जाता है, तो इसको अगर हम लोग ठीक नहीं हो पाता है तो उसको डॉक्टर क्या करता है, काट करके निकाल देता है। तो हमारे ये क्या, इसका काम है सिर्फ पित्त रस को जमा कर रखना। अगर ये काट के निकाल भी देंगे तो क्या लीवर से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पित्त रस आ जाएगा, सिर्फ क्या होगा कि जमा कर नहीं रख पाएगा, लेकिन काम तो हो जाएगा, क्योंकि लीवर तो, हाँ लीवर नहीं रहने से दिक्कत है, लेकिन लीवर रहेगा तो पित्त रस का निर्माण करेगा ही। और हमें चाहिए सिर्फ क्या, सिर्फ हमें चाहिए पित्त रस। और ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये सिर्फ पित्त रस को जमा रखता है, लेकिन सिर्फ जमाव नहीं हुआ, लेकिन ये पित्त रस तो आएगा।
तो पथरी जब भी हमारे हमारे पित्तरस में, गॉल ब्लैडर में हमारे जो पथरी हो जाता है, स्टोन हो जाता है, तो हम क्या, डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें पित्ताशय को, गॉल ब्लैडर को काट कर निकाल देते हैं। अब बात करते हैं हमारा अग्नाशय, हम लोग कहते हैं पैनक्रियास। देखिए ये किस तरह, ये पत्ती नुमा संरचना होती है, इस तरह से, ये पत्ती नुमा संरचना होती है, और इस डक्ट से यहाँ होती है, इस डक्ट पत्ती पैनक्रियास यानी इस अग्नाशय से जुड़ी हुई रहती है, तो इसी एक डक्ट से यहाँ हो जाता है क्या, गॉल ब्लैडर रहता है, ये दोनों कनेक्ट रहते हैं। तो इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। तो पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास हमारे पैनक्रियाटिक जूस को निकालता है, उसका निर्माण करता है, उसको स्रावित करता है। क्लियर। ये क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.8 से 8.3। देखिए हमारा जो 7 पॉइंट क्या था, 7 था किसका, ये था आपका पित्तरस का, ये क्या था, ये क्षारीय था यानी ये बेस था। अगर हम इसकी बात करें तो इसका भी 7.8 to 8.3 होता है, ये किसका था, ये है आपका अग्नाशय रस। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका क्षारीय होगा, ये भी आपका बेस होगा। क्लियर। देखिए अब इसमें, इस पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, इसमें 3 प्रकार के भोज्य पदार्थ, जैसे कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। हमारे जो पैनक्रियाटिक जूस है ये क्या करते हैं, इसमें 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। हमारे पैनक्रियाटिक जूस में, हमारे अग्नाशयी रस में 3 तरह के जूस पाए जाते हैं, और यही हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ सारे के सारे जो बचे हुए थे वो सारे के सारे पाचन की क्रिया हमारे कहाँ होती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और इससे जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है तो वो क्या करती है, वो कार्बोहाइड्रेट को भी पचा देता है, हमारे वसा को भी पचाता है, वो हमारे प्रोटीन को भी पचाता है, यानी 3 तरह के इसमें क्या पता, 3 तरह के एंजाइम आते हैं। इसीलिए इससे हम लोग पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं इसे हम लोग। इसलिए क्या कहते हैं, इसे हमें पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों तरह के भोज्य पदार्थों को क्या करता है, पचा देता है। अब तीनों तरह के भोज्य पदार्थ कौन कौन से हो गए, एक हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट, एक हो गए आपके वसा, और एक हो गए आपके प्रोटीन। अब इससे पहले क्या होता, पेप्सिन क्या करता था, पेप्सिन करता था आपके प्रोटीन को पेप्टोस में बदलकर छोड़ दिया था। ये बात आप याद रखेंगे। पेप्सिन क्या किया था आपको, पेप्सिन आपके प्रोटीन को पेप्टोस में इससे पहले बदलकर छोड़ दिया था। इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं इस पैनक्रियाटिक जूस में, इस अग्नाशय रस में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक ट्रिप्सिन, एक अमाइलेज, एक लाइपेज। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, 3 तरह के, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। याद हो गया होगा, आई होप याद हो गया होगा, या फिर 10-15 दिन लग जाएंगे इसको याद करने में, बिल्कुल नहीं, आपको क्लास में हर चीज याद करना है। तो हमारा क्या है, ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन क्या करते हैं, हमारा जो ये पेप्सिन जो इस प्रोटीन को पेप्टोन्स में लाया कर रखा था, अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, इस पेप्टोन्स को क्या कर देगा, पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देगा, पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देगा। क्लियर। इस प्रोटीन को पेप्टोन्स में पेप्सिन लाके छोड़ा था, अब उस पेप्टोन्स को क्या करेगा, ये ट्रिप्सिन हमारा पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देगा। अब बात करते हैं अमाइलेज को। अमाइलेज की बात, तो ये क्या करता है, स्टार्च को हमारे शर्करा में बदल देता है, ग्लूकोज में। जैसे इससे पहले मुंह में क्या था, मुंह में कुछ हुआ था क्या, कि हमारे स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया था, स्टार्च को माल्टोज में चेंज किया था। अब इस माल्टोज को ये अमाइलेज क्या करेगा, इस माल्टोज को आपको ग्लूकोज में बदल देगा। क्लियर माय पॉइंट। प्रोटीन पेप्सिन द्वारा पेप्टोन्स में बदला गया था, पेप्सिन द्वारा पेप्टोन्स में बदला गया था। अब ये ट्रिप्सिन जो किसका है, किसमें पाया था, ये एंजाइम ट्रिप्सिन पाया था आपका पैनक्रियाटिक जूस में, अग्नाशय रस में। तो ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, इस पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में मुंह में क्या था, वहां स्टार्च को हमारा माल्टोज में बदल दिया गया था। अब उस माल्टोज को ये अमाइलेज क्या करेगा, इस माल्टोज को आपके ग्लूकोज में बदल देगा। अब तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा हमारा क्या है, लाइपेज। तीसरा हमारा क्या है, लाइपेज, ये आपका लाइपेज। अब ये लाइपेज क्या करेगा, इस आपके वसा को, यानी इस फैट को, फैट वसा ही होता है, इस फैट को आपको ग्लिसरॉल या फिर आपका फैटी एसिड में बदल देगा। आपका ग्लिसरॉल में बदलेगा
या फिर आपका फैटी एसिड में बदल देगा। और हम लोग जो हमारे जो सेल्स लेते हैं, हमारे जो कोशिका लेते हैं, तो फैट को किस फॉर्म में लेते हैं? वो फैटी एसिड के ही फॉर्म में तो लेते हैं। क्लियर? पेनक्रियाज में यहाँ तक कोई दिक्कत, अग्नाशय में यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को क्या कर देंगे दोस्त, एक बार इस वीडियो को आप क्या कर देंगे, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक कर देंगे। और आज आपसे रिक्वेस्ट क्या हो, इस वीडियो को अपने स्टेटस में शेयर करेंगे। कहां पर करेंगे शेयर? व्हाट्सएप स्टेटस में। और जितने भी सोशल मीडिया स्टोरी वगैरह लगाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, इसको आप शेयर करेंगे। आप हमसे ये वादा कीजिए। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल पर अगर आप न्यू हैं, चैनल को आप क्या करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए क्या बनता है, बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो करेंगे ना? अब बात करते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की, और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की। नाम तो उसका छोटी आता है, लेकिन ये छोटी है नहीं, ये हमारी एलिमेंट्री कनाल की सबसे लंबी भाग है। ये लगभग 7 मीटर की होती है। ये आहारनाल सबसे लंबा भाग है, और जिसकी औसत लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर होती है। इसको अगर फीट में कहें तो 20 से 30 फीट की होती है। क्लियर? छोटी आंत कितनी मीटर की लंबा होती है? लगभग 6 से 7 मीटर की लंबा होती है। और फीट में बात करें तो ये 20 से 23 फीट की होती है। अब देखिए हमारा खाना क्या था? अब तक हमारा खाना था हमारे आमाशय में। हमारे आमाशय में जो पाचन क्रिया था वो पाचन क्रिया हो गया। वहां के बाद ये था हमारा आमाशय। इसमें जो खाना था, ये खाना पाचन होने के बाद क्या करेगा, इस तरह से हमारे आ जाएगा छोटी आंत में। देखिए ये व्हाइट वाला जो मोटा पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका बड़ी आंत है, छोटी आंत नहीं है। छोटी आंत कौन सा? ये रेड वाला पार्ट जो अंदर अंदर है ना, ये वाला पार्ट है आपका छोटी आंत। क्लियर? तो ये छोटी आंत में क्या करता है, ये तो हो गया। आमाशय हमारे पाचन क्रिया को संपन्न होने के बाद, आमाशय में जो हमारा पाचन क्रिया उसको खत्म होने के बाद भोजन कहाँ पहुंच जाता है? भोजन हमारी छोटी आंत में पहुंच जाता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट, यहाँ भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों की क्रिया होती है। क्या होगा? छोटी आंत में भोजन क्या होगा? भोजन पहले यहाँ फर्स्ट सिस्टम में पहले क्या होगा? पहले यहाँ भोजन छोटी आंत में आके पचेगा, यहाँ पाचन की क्रिया होगी। पाचन होने के बाद यहाँ फिर क्या होगा? अवशोषण होगा। यानी अवशोषण क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। यानी खाना पचना था जो पच गया। अब इससे क्या होगा? इससे हमारे जो चीज की जरूरत है, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब यहाँ हम फैटी एसिड, जो जितने सारे हमें जिस चीज विटामिन की जिस चीज की जरूरत है, इससे हम क्या करेंगे? उस चीज को निकाल लेंगे। नहीं होता है जैसे हम लोग चाय पत्ती को हम लोग छलनी से अलग कर लेते हैं चाय में, उसी तरह हम लोग को जो चीज यहाँ की जरूरत होगी वो चीज निकालेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं निकालते हैं हम छोटी आंत में? वो सिर्फ पानी नहीं निकालते हैं। पानी हम लोग आगे निकालेंगे, पानी को आगे ऑब्जर्व करेंगे, अवशोषित करेंगे। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें हमारे जितने सारे पाचन भी होती है, और पाचन के साथ साथ अवशोषण भी होता है। इसमें हम लोग जितने सारी हमारी जरूरत चीज है, इसको हम लोग अवशोषित करके फिर हमें कहाँ इसको पहुंचा देते हैं? इसको हम अपने रक्त में, खून में पहुंचा देते हैं। क्लियर? और ये जो हमारी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत हमारे 3 पार्ट में होती है। एक होता है आपका, देखिए इसका इंग्लिश हिंदी दोनों सेम होता है, ड्यूडेनम। दूसरा क्या होता है हमारा? जेजुनम। देखिए आप अगर इसको हिंदी वाले को अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेहतर है। और तीसरा होता है इलियम। क्योंकि आप अगर 10th के बाद जाते हैं ना, आपको हिंदी में कोई आपको वर्ड देखने को मिला, और 10th के बाद भी अगर आप आईएएस हिंदी से करें तो आपको आईएएस करने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए आपको कोशिश है कि ये सब मेन जो टर्म है इसको आप इंग्लिश में याद करें। ड्यूडेनम, जेजुनम, तीसरा आपका इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये हमारे 3 भागों में बटा हुआ होता है। क्लियर माय पॉइंट? कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है आपका ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। याद हो गया कौन कौन सा? छोटी आंत का 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब बात करते हैं ये जो हमारा ड्यूडेनम होती है, ये आमाशय के बाद एक यू आकार की संरचना होती है। इसके आकार की यू आकार की संरचना होती है। इसमें यकृत तथा अग्नाशय खुलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें यकृत तथा अग्नाशय क्या होते हैं? खुलते हैं। यानी हमारा जो पैनक्रियाज होता है, इसी हमारे छोटी आंत है, यही आके हमारा खुलता है क्या?
यही आगे खुलता है हमारा कौन सा, यहाँ अग्नाशय। अग्नाशय हमारे क्या तीन तरह के एंजाइम्स को देते हैं, जो हमारा क्या करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को हमारा क्या करता है पाचन करता है। इनसे स्रावित एंजाइम्स कौन कौन से, यही सक्रिय होते हैं। ये जो तीन तरह के एंजाइम्स स्रावित करते हैं वो पहले सक्रिय नहीं होता, ये हमारे छोटी आंत में आकर सक्रिय होता है। देखिए इससे मैं बताता हूँ कि हमारे तीन तरह के थे, तीन तरह के कौन कौन थे, ये ट्रिप्सिन, अग्नाशय, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, या लाइपेज, ये तीन तरह के एंजाइम को स्रावित करते हैं। ये तीनों के तीनों क्या रहते हैं, वो सक्रिय नहीं रहता, वो पैनक्रियाज में, ये अग्नाशय में असक्रिय रहते हैं। लेकिन जब ये पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से छोटी आंत में आ जाते हैं तब ये क्या हो जाता है, यहाँ आकर वो क्या होता है, वो सक्रिय हो जाता है। 11वां पॉइंट, जिससे क्या होता है भोजन का पाचन हो जाता है। दूसरा जेजुनम, ड्यूडेनम के अगले वाले भाग का नाम क्या है, ड्यूडेनम है। उसके बाद जेजुनम होगा इसका अगला वाला पार्ट, जो भोजन को छोटी आंत के निचले वाले हिस्से तक पहुंचाता है। तीसरा होता है आपका इलियम, ये छोटी आंत का सबसे निचला वाला हिस्सा होता है। ये छोटी आंत का सबसे निचला वाला जो हिस्सा होता है, सबसे नीचे वाला हिस्सा, वो कहलाता है आपका क्या, इलियम, जो कई घुमावदार इस तरह घुमाव जलेबी मत समझ लेना, जो कई इस तरह घुमावदार नलियों के रूप में पाया जाता है। आप बकरी वगैरह से देखे होंगे, इसके जो ये रहते हैं इस तरह घुमावदार रहते होंगे, और जब उसको आप खोलते हैं तो बहुत लंबा चल जाता है वो। इसको भी जब आप खोलेंगे छोटी आंत को, तो ये कम से कम 6 से 7 मीटर तक चलेगा, मतलब 20 से 23 फीट। समझ रहे हैं, समझ रहे हो विनोद? अब देखिए, अब छोटी आंत से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। छोटी आंत में भी हमारे 5 तरह के एंजाइम्स स्रावित होते हैं। एक पहला एरेप्सिन, दूसरा सुक्रेज, तीसरा माल्टेज, चौथा लैक्टेज और पांचवा लाइपेज। हमारी छोटी आंत कितने तरह के एंजाइम्स को स्रावित करता है, तो हमारी छोटी आंत 5 तरह के एंजाइम्स को स्रावित करता है। कौन कौन से, इरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज। इरेप्सिन, अभी आपको याद करना है इसको, इरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज। 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 जल्दी बताइए याद हुआ कि नहीं? सब कुछ आपको क्लास में याद करके छोड़ूंगा। पहला क्या हुआ, इरेप्सिन, दूसरा सुक्रेज, तीसरा माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज। अब जो इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में, हमें क्या चाहिए, हमें प्रोटीन किस में चाहिए था, प्रोटीन हमारे सेल्स को किस फॉर्म में चाहिए, हमारे सेल प्रोटीन को सेल्स को, हमारे सेल्स को प्रोटीन हमारे अमीनो एसिड के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, और ये सुक्रेज क्या करता है, सुक्रेज हमारे सुक्रोज को क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। सुक्रेज क्या करता है, हमारे सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। तीसरा हमारा माल्टेज, माल्टेज क्या करता है, इस माल्टेज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दो अणुओं में तोड़ देता है। क्लियर? और सेकंड लास्ट इज लैक्टेज, लैक्टेज क्या करता है, इस लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में पूछ जाता है। और लास्ट वन इज लाइपेज, लाइपेज क्या करता है आपका, लाइपेज मतलब फैट्स, यानी हमारे जो वसा को उसको फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में तोड़ देता है। आप अगर इस 5 एंजाइम्स को याद रख ले तो मान लीजिए, यकीन कीजिए, आप 2 से 3 नंबर आपका गारंटी रखा हुआ है। अगर इस किसी न किसी तरह घुमा के इधर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी भी मिला के आपके कम से कम 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो डायरेक्टली पूछे इनडायरेक्टली पूछे, लेकिन इस आपके छोटी आंत से स्रावित एंजाइम से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चाहे आपको बता दें कि पेप्टोन से अमीनो एसिड कौन सा एंजाइम बनाता है, या फिर एरेप्सिन क्या करता है, या माल्टेज क्या करता है, या फिर माल्टेज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दोनों में कौन सा एंजाइम तोड़ता है, या फिर आपको ये पूछ लेता है कि फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में, तो हमारे फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में कौन सा हमारा एंजाइम तोड़ता है। इस तरह के घुमाकर क्वेश्चन चाहे वो डायरेक्ट पूछे चाहे वो इनडायरेक्ट पूछे, लेकिन ये आपसे क्या करेगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? एक होता है विलाई, अब घर वाला विलाई मत समझ लेना, ये विलाई दूसरा होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद, छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न हो गया, देखिए
तरह के होते हैं। छोटी आंत हो गया, इसमें भोजन का पाचन हो गया, और इसमें छोटी आंत में पाचन होने के बाद बचे हुए पदार्थों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। जो चीज हमें उससे निकालना हो उस चीज को हम निकाल लेंगे, चाहे हमें उससे फैट्स निकालना हो, कार्बोहाइड्रेट्स निकालना हो, चाहे प्रोटीन्स, विटामिन, जो चीज हमें जिस फॉर्म में निकालना हो उससे अवशोषित कर लेंगे, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट किसके अलावा, वाटर के अलावा, पानी के अलावा, जल के अलावा। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, अब हमारे जो उससे अवशोषित करने का कार्य अंत में मौजूद विलायक के द्वारा होता है। तो ये अवशोषित होता है, ये अवशोषित करता कौन है, तो हमारे एक ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें इस तरह के, अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर अलग से बनाने की कोशिश करूं, इस तरह के होते हैं, इसमें इस तरह के उबड़ी हुई उंगली की तरह इस तरह संरचना होती है, इसी को हम लोग विलाई कहते हैं। और इसी में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है किसका, हमारे जो भोज्य पदार्थ है उसका अवशोषण इसी में होता है, इस तरह का विलाई पर, इसी को हम लोग विलाई कहते हैं। क्लियर? और विलाई के कारण छोटी आंत का पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, और इसका इसी के कारण हमारे उसके जो पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं, उसका सरफेस एरिया होता है, उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है, जिससे अवशोषण का कार्य क्या होता है, आसानी से संपूर्ण हो जाता है। और जो प्रत्येक जो विलाई है उसमें क्या होता है, उसमें रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स तथा का जाल पाया जाता है, तथा एक लसिका वाहिनी मिलती है। क्लियर माय पॉइंट? अब हम लोग का लास्ट आता है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। नाम से इसका बड़ी आंत है, लेकिन लंबाई में छोटी आंत से भी छोटी है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग ये 1.5 मीटर की होती है, और इस फीट की बात करें तो लगभग ये 5 फीट की होती है। क्लियर? इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 1.5 मीटर यानी 5 फीट की होती है। बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधित कोई कार्य नहीं होता है। हमारा पाचन का कारण लास्ट में कहां तक होता है, लास्ट छोटी आंत के बाद पाचन का कोई भी काम नहीं होता है। बड़ी आंत में पाचन से रिलेटेड कोई भी काम हमारा नहीं होता है, और इससे किसी भी प्रकार का एंजाइम्स नहीं बनता है। बड़ी आंत में कोई प्रकार का एंजाइम्स बनता है, नहीं बनता है। तो एंजाइम्स लास्ट कहां तक बनता है, एंजाइम लास्ट बनता है हमारे छोटी आंत तक। हमारी बड़ी आंत में किसी तरह की एंजाइम्स का निर्माण नहीं होता है। और मैंने क्या बताया था, छोटी आंत में जल का, और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बड़ी आंत में जो हमारा अवशोषण होता है वो किसका होता है, जल का होता है। बड़ी आंत में सिर्फ अवशोषण होता है। तो देखिए हमारी छोटी आंत तक खाना आया, छोटी आंत में से जो जो निकालना था हमने उससे निकाल लिया, उसके बाद वेस्टेज को मैंने छोड़ दिया। उस वेस्टेज में क्या होता है कि पानी रह जाता है। आप इसलिए कभी कभी याद देखे होंगे कि कभी कभी आपका अगर पानी का अगर सही से अवशोषण नहीं हो रहा होगा तो आपके जो टॉयलेट्स वगैरह जो लेटरिन होते हैं वो काफी पतले निकलने लगते हैं। ठीक है, इसको आप लूज मोशन कहते हैं। तो क्या लूज मोशन कब होता है, जब हमारी बड़ी आंत है वो उस पानी को अगर अवशोषित नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, उस पानी में अगर अवशोषित नहीं हो पाता है, उस पानी को अवशोषित नहीं कर पाता है, तो हमारे क्या होते हैं, लूज मोशन होने लग जाते हैं। लेकिन जब हमारी बड़ी आंत उस पानी को सही से ऑब्जर्व कर लेता है, सही से अवशोषण कर लेता है, तो हमें लूज मोशन नहीं होता, नॉर्मल हमारे, समझ रहे हो ना? ठीक है, ये 3 भागों में विभाजित होता है। हमारे जो बड़ी आंत है ये बड़ी आंत हमारी 3 भोजों में विभाजित होता है, 3 पार्टों में। इसको हम लोग कोलन भी कहते हैं। इसमें 3 पार्ट में आते, एक होता है सीकम, एक होता है कोलोन, एक होता है रेक्टम। देखिए ये वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं रेक्टम। ये वाला पार्ट जहां हमारा मल द्वार आके जमता है इसको कहते हैं हम लोग रेक्टम। हिंदी में भी इसका नाम सेम है, इसको कहते हैं हम लोग सीकम। यहां से लेके यहाँ पार्ट को हम लोग कहते हैं सीकम, इस पार्ट को कहते हैं हम लोग सीकम। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कहलाता है कोलोन, दोनों मिला के कहता है कोलोन। और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, ये क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग कॉलम, असेंडिंग कॉलम यानी बढ़ती हुई कॉलम। इसको हम लोग कहते हैं यहाँ से यहाँ तक नीचे जा रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग कॉलम यानी घटती हुई कॉलम। क्लियर माय पॉइंट? अब छोटी आंत में क्या हुआ, भोजन का अवशोषण हो गया, जो चीज अवशोषण होना था अब वो पानी के साथ क्या हो जाएगा, वो बड़ी आंत में चल जाएगा। तो छोटी आंत के बाद भोजन क्या करता है, इस सीकम वाले पार्ट में चल जाता है, इस सीकम वाले पार्ट में जाता है।
सीकम में प्रवेश करता है और ये पेट में दाहिने ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स का अवशेषीय अंग पाया जाता है। यहाँ एक अवशेषीय अंग पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। इस तरह का आपने देखा होगा कि अभी डॉक्टर कभी कभी क्या होता है, अपेंडिक्स में सूजन हो जाता है, कभी कभी अपेंडिक्स फूल जाता है, तो डॉक्टर के पास जाइएगा। तो क्योंकि अपेंडिक्स अभी का कोई यूज नहीं है, पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग हमारे जंगल में रहते थे, कच्चे कच्चे मांस को खा जाते थे, ठीक है, और काफी घास, वो जो होते हैं घास वगैरह को ऐसे खा लेते थे, तो उसमें उसको अपेंडिक्स की जरूरत होती है जो उसको पचा देता था। लेकिन अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम सब कुछ पका के खाते हैं, तो अपेंडिक्स की अभी कोई जरूरत नहीं। कभी कभी अपेंडिक्स अगर सूजन हो जाता है, उसमें फूल जाता है, तो अभी के डॉक्टर के पास जाइएगा, तो वो क्या है, वेस्टेज पार्ट है, वेस्टेजियल ऑर्गन है अभी हमारा, मतलब उसका बिन कोई काम नहीं है, बिन काम का वो ऑर्गन है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो उसको क्या करता है, सटाक से काट देता है और पटाक से फेंक देता है। तो इसी को हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, जो क्या है, अवशेषीय अंग है। अब कॉलन की बात करें तो कॉलन में एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, विटामिन एच नहीं होगा ये। तो हमारे कॉलन में क्या होते हैं, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। देखिए हमारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरिया जनरली हमारे लिए नुकसान पहुंचाता है। जैसे कुछ खाना के साथ हमारे मुंह में बैक्टीरिया तो हम बैक्टीरिया का हमें नुकसान करेगा, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर रहकर वो हमसे भी फायदा लेते हैं, वो हमें भी फायदा पहुंचाते हैं। कुछ बैक्टीरिया, नॉर्मली जनरली बैक्टीरिया क्या करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें हमसे हमारा वो अपना खाना लेता है, हमसे क्या करता है, वो अपना खाना लेता है और उसके बदले में हमें भी कुछ मदद करता है। तो उसे हम लोग कहते हैं सहजीवी, जिसको हम लोग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमसे वो खाना लेते हैं वो बैक्टीरिया, लेकिन वो उसके साथ साथ उसके बदले में हमें क्या, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B12 का हमें निर्माण करके देते हैं। किसमें, वो बैक्टीरिया। अब लास्ट में रेक्टम, रेक्टम में जो हमारा खाना, अब क्या बड़ी आंत में से हम उसको पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया, अब वो जो अनपचा जो भोजन था वो जमा हो जाता है किसमें, रेक्टम में। ये वाला पार्ट कहलाता है आपका रेक्टम। और लास्ट में इसमें यहाँ होता है एनस, जिसको हम लोग कहते हैं गुदा, और गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम लोग एज अ टॉयलेट बाहर निकाल देते हैं वेस्टेज को। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, जल्दी से बताइए। तो हमारा मलाशय यानी रेक्टम और गुदा हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा आज का, तब फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। तो मलाशय में क्या होता है, रेक्टम में हमारी बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है, ये रेक्टम क्या होता है, हमारा बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग है, जहां ठोस मल अस्थायी रूप से क्या जमा हुआ रहता है, परमानेंट जमा नहीं रहता, फिर वो निकल जाता है, तो वो अस्थायी रूप से जमा हुआ रहता है। अब एनस की बात करें, गुदा की बात करें, तो वह द्वार है, ये द्वार मतलब जिससे मल शरीर से बाहर निकल जाता है, इससे मलत्याग यानी एजेशन कहते हैं। शरीर से बाहर निकलना मल को हम लोग क्या कहते हैं, मलत्याग या एजेशन। गुदा द्वार पर स्फिंक्टर या नियंत्रक पेशी होती है, जो मल द्वार को ऐच्छिक नियंत्रण रखती है। जब हमें जरूरत पड़ती है वो खुलती है, जब जरूरत होती है बंद हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमेशा खुला हुआ रहेगा तो फिर हमेशा आप वॉशरूम में ही रह जाओगे। क्लियर माय पॉइंट, यस और नो। अब बात करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समराइज कर लेते हैं। कंप्लीट इस फूड जर्नी हमारा क्या क्या होता है। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, ठूसते हैं, मुंह में खाते हैं, चिबाते हैं, उसके बाद वो स्लाइवरी ग्लैंड्स, उसमें से सलाइवा निकलता है, हमारा लार निकलता है, वो उसके बाद खाना चल जाता है हमारा इसमें ग्रासिका में यानी फूड पाइप में। उसके बाद यहाँ से खाना, इसका पाचन में कोई क्रिया नहीं होता है। उसके बाद फिर ये चल जाता है हमारा स्टमक, आमाशय में, आमाशय के बाद फिर हमारा खाना चल जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर हमारा जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में से फिर हमारा लास्ट में जाता है आमाशय में, आमाशय में जाने के बाद फिर ये गुदा द्वारा हमारे बॉडी से, हमारे पार्ट से बाहर निकल जाता है। अब देखिए मुंह में क्या काम होता है, मुंह में हमारा चबाते हैं, उसमें फिर लार हमारा कौन सा, अमाइलेज मिलता है। मुंह में हमारा दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक हमारा लाइसोजाइम और एक अमाइलेज। लाइसोजाइम क्या करता है, हमारा बैक्टीरिया को मारता है, और अमाइलेज हमारा क्या करता है, वो स्टार्च को माल्टेज में तोड़ देता है, किसको, आंशिक रूप से। उसके बाद हमारा फूड पाइप ग्रसिका में आता है, इसमें पाचन का कोई काम नहीं होता है, और ये सिर्फ क्या, केवल रास्ता देता है। और किस तरह से रास्ता देता है, वो परमाणु कुंचन गति के द्वारा, यानी पेरिस्टाल्सिस मोशन के द्वारा। इस तरह हमारा उसके बाद खाना खाया जाता है स्टमक में, पेट में, आमाशय में। उसमें क्या होता है, 3 पेप्सिन, आमाशय में पेप्सिन और रेनिन 2 तरह के एंजाइम होते हैं, और ये जो हमारा कार्डियक पाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है। और हमारे 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक पेप्सिन और एक रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को आपका पेप्टोन्स में बदल देता है, और रेनिन क्या करता है, दूध को दही के में बना देता है। दूध को दही बनाने में कौन सा एंजाइम काम आता है,
वो आता है आपका रेनिन। आमाशय के बाद हमारा खाना आ जाता है कहाँ, छोटी आंत में, ये हमारा माइंड में था। उसके बाद छोटी आंत में क्या होता है, पित्त रस आता है, अग्नाशयी रस आता है तथा आंत्र रस आता है, 3 तरह के रस आता है ये इसमें। और हमारे छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है और साथ में साथ अवशोषण का काम किसके द्वारा, विलाई के द्वारा हो जाता है। मैं इसको फटाफट समरी कर देता हूँ। बड़ी आंत में क्या होता है, किसी तरह का कोई मुख्य क्रिया नहीं होता, सिर्फ इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है और विटामिन का निर्माण होता है। और विटामिन का निर्माण कौन करता है, विटामिन का निर्माण करता है हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सहजीवी। सहजीवी किससे कहते हैं, जो हमारा मदद करे। लास्ट में मलाशय या गुदा में क्या होता है, उसका मल का संचय व त्याग हो जाता है, लास्ट में निकाल देते हैं उसको। ये था आपका कंप्लीट फूड जर्नी जो मैंने आपको अभी बताया। देखिए लार एंजाइम एमाइलेज, टाइलिन क्या करता है, टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। पेप्सिन क्या करता है, हमारे पेट में पेप्सिन कहाँ है, पेट में। पेप्सिन कहाँ जनरेट होता है, पेट में, आमाशय में। ये क्या करता है, ये आपके प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदल देता है। वहीं रेनिन की बात करें तो ये दूध को क्या करता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट मतलब दही में जमा देता है। और ट्रिप्सिन की बात करें तो ये हमारे पेनक्रियाज में पाए जाते हैं, पेनक्रियाज द्वारा यह निकलता है और ये क्या करता है, प्रोटीन या पेप्टोन को क्या पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। वहीं अमाइलेज की बात करें तो अमाइलेज क्या करता है, वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, यानी शर्करा में बदल देता है। वहीं लाइपेज की अगर हम बात करें तो लाइपेज क्या करता है, हमारे फैट को हमारे ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल में बदल देता है। इरिप्सिन की बात करें तो इरिप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये चारों के चारों कहाँ, इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ बनता है, ये छोटी आंत में बनता है। और ये क्या करता है, इरिप्सिन पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। सुक्रेज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाता है और माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 अणु में तोड़ देता है और लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। ये आपका एक क्या हुआ, एक चार्ट मैंने आपको बना दिया। अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो फिर आपका ये चैप्टर कहीं नहीं जाने वाला है। अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस पर, यानी कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। फिर हम लोग, क्या आप सब रेडी हैं इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे आई एम, यस आई एम रेडी। जल्दी से बताइए, क्या आप सब रेडी हैं, जल्दी से बताइए, आर यू रेडी। चलिए पहला पार्ट 1 में आपका है पहला क्वेश्चन, आमाशय का कौन सा भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एसिड का मान 7 से कम होता है कि 7 से ज्यादा, ये भी बताना है। तो ये 7 से कम होता है एसिड का पीएच मान, तो पीएच मान 7 से कम होता है। जल्दी बताइए, आमाशय कौन सा भाग जो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है, क्या फंडिक, पाइलोडिक या कार्डियक या ग्रास नली। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी फटाफट से बताइए चैट बॉक्स में। जी बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, कौन सा, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है कार्डियक, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, कार्डियक। दूसरा, रेनिन एंजाइम किस पर कार्य करता है, रेनिन जो एंजाइम है वो किस पर कार्य करता है, माल्टोज को, स्टार्च को, केसिन को या फिर वसा को, जल्दी से बताइए। रेनिन एंजाइम किस पर कार्य करता है, ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी केसिन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी माल्टोज। अभी तक काफी चैट्स आपके स्लो हो गए हैं। तो ये आपके जो रेनिन एंजाइम है वो किस पर, केसिन पर कार्य करता है, मतलब ये दूध प्रोटीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, पित्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, पित्तरस का, तो इसका पीएच मान कितना होता है, लगभग आपका 7.7। ये आपका टेस्ट है, आप फिर हमें लास्ट में बताएंगे कि आपका टोटल में से कितने आए। सारे को आप नोट कीजिएगा, आपका कितना सही हो रहा है, आपका कितना गलत हो रहा है। क्लियर माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं, अग्नाशयी रस को यानी पेनक्रियाटिक जूस को हम लोग कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस क्यों कहते हैं, पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये केवल वसा पर कार्य करता है, केवल वसा पर नहीं करता है, केवल प्रोटीन को भी नहीं करता है और कोई एंजाइम, तो ये गलती है। तो ये तीनों पोषक तत्वों पर कार्य करता है। कौन कौन से, तीनों में कौन कौन से होंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, प्रोटीन भी होंगे और लास्ट में हमारा फैट्स भी होंगे। तीनों का क्या करता है, डाइजेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 5, छोटी आंत का प्रथम भाग कौन सा है, जल्दी बताइए, छोटी आंत का प्रथम भाग कौन सा है। इन मैंने आपको बताया था, एक ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। तो पहला प्रथम भाग है आपका
ड्यूटेनम। ऑप्शन C4 चमत्कार इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, छोटी आंत में सुक्रेज एंजाइम किसे तोड़ता है? जल्दी बताइए, छोटी आंत में सुक्रेज एंजाइम किसे तोड़ता है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी प्रोटीन। छोटी आंत में जो सुक्रेज है ये किस तोड़ता है? सुक्रेज एंजाइम किस तोड़ता है? ये सुक्रोज को तोड़ता है। क्लियर माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7, बड़ी आंत में मुख्य काम क्या होता है? मैंने बताया बड़ी आंत का मुख्य कोई भी काम नहीं होता, ना पाचन होता है ना कुछ, सिर्फ उसमें ऑब्सेशन होता है। किसका? सिर्फ और सिर्फ जल का ऑब्सेशन होता है। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स किस भाग के नीचे पाया जाता है? कॉलोन, रेक्टम, सीकम या डुडेनम? हमारा जो सीकम के नीचे पाया जाता है हमारा क्या? अपेंडिक्स। ये वो आपका 8वां क्वेश्चन। इस 8 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ जल्दी से हमें बताइए। इस 8 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ जल्दी से आप बताइए हमें। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कि इस 8 में से आपका कितना सही हुआ। अगर आपके 6 से 7, अगर 6 से 7 सही हो रहा है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 6 से 7, अगर इसमें आपका अगर 5 तक आ रहा है आप एवरेज है। आपका इसमें 3 से 4 आ रहा है आप क्या है? बिलो एवरेज है। आपको मेहनत करने की जरूरत है। क्लियर? 5 से ऊपर आ रहा है तो बहुत मस्त है आप सही। आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई, आपके पढ़ने का तरीका, आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका IQ लेवल, हर चीज सही है। अब इस चैप्टर का कुछ समरी करते थे हम लोग अब तक जो पढ़े। आखिर पाचन कहलाता क्या? शॉर्ट में हम लोग समझते हैं। पाचन कर रहा है जटिल भोज्य पदार्थों को सरल रूप से अवशोषण करके उसका योग में बदल देना ही पाचन कहलाता है। मतलब उसको सरल से जटिल से सरल में तोड़कर उसका उपयोग करना, उपयोग करने के लायक बनाना, इससे हमारे सेल्स वगैरह काम कर सके, इसे हम लोग पाचन कहते हैं। आहार में कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट होता है मुख गुहा, दूसरा होता है ग्रासिका, तीसरा होता है आमाशय, तो 3 पार्ट होता है आमाशय, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो होता है छोटी आंत। छोटी आंत में भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। 5वां पार्ट होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम, और लास्ट वाला पार्ट होता है हमारा गुदा, इसको हम लोग कहते हैं एनस। आमाशय में क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सी और रेनिन। अग्नाशय में ट्रिप्सिन। अग्नाशय में क्या होता है? अग्नाशय में से क्या निकलता है? ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। और छोटी आंत में क्या क्या निकलता है? छोटी आंत में निकलता है आपका इरिप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज और लाइपेज। देखिए ये 5 तरह के निकलते हैं हमारी छोटी आंत में, 5 तरह के एंजाइम। यकृत क्या करता है? यकृत हमारा पित्त रस का निर्माण करता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। और पित्ता से उसे क्या करता है? गॉल ब्लैडर उसे क्या करता है? स्टोर करके रखता है, संचित करके रखता है। और ये पित्त रस क्या करता है? हमारा पायसीकरण द्वारा वसा का पाचन में सहायक होता है। अब बात करते हैं विलाई की। घर वाला विलाई नहीं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला विलाई। ये विलाई क्या करता है? अवशोषण में क्षेत्रफल को बढ़ाता है और बड़ी आंत जल को अवशोषित करती है तथा विटामिन B3, B6, B12 बनाती है। और ये कौन बनाते हैं? ये हमारे जो होते हैं कौन? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक मतलब जो दोनों तरफ से काम कर रहा हो, वो हमें कुछ अगर हेल्प दे रहा है तो हमें भी उसका कुछ हेल्प कर रहे हैं। हम उसको खाना दे रहे हैं, उसके बदले हमें विटामिन B3, विटामिन 6 और विटामिन B12 देता है। क्लियर माय पॉइंट? थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या रहेगा? आपका रहेगा नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं श्वसन तंत्र। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसको आप प्रिपेयर करके आइए, इसको आप थोड़ा पढ़ के आइएगा ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए। और हाँ, अभी तक आप अगर चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्त, अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को आप अगर क्या करें? सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखें अपना।